भाई लोगों, नमस्कार। मैंने आपसे कल कहा था कि मैं 2 बजे आपके सामने उपस्थित होऊंगा और एनडीपीएस एक्ट के संबंध में आपसे वार्ता करूंगा। मैं इसी कारण से आज आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। कल मेरे वीडियो देखने के बाद मेरे कुछ साथियों, मेरे भाइयों का मेरे पास फ़ोन आया कि सर, आप सारी टेक्निकलिटीज़ अगर एनडीपीएस एक्ट की बता देंगे तो हम लोगों को नुकसान होगा, हमारे पास क्लाइंट नहीं आएंगे। मैंने उनसे कहा, भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम क्या टेक्निकलिटी बता देंगे। और पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें जितना बांटोगे उतना उसे मिलेगी। ये बातें मैंने उनसे कही और मैंने ये कहा कि मेरे बताने ना बताने से कुछ नहीं होता है। कानून अथाह समंदर है, उस समंदर की गहराई किसी को नहीं पता है। तो मेरे साथियों, इस तरह की बातें जो आ रही हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जो ये मेरा लाइव देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, सभी मुझसे छोटे हैं। एक आध मेरे साथ का है या मुझसे बड़ा है, वो चोरी छिपे इन वीडियो को देखता है। तो उन वीडियो को देख के तो मेरी कमियां निकालने की कोशिश कोई करेगा तो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितना मुझे आता है वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई लोगों, छोटे भाइयों, एनडीपीएस एक्ट के बारे में मैंने आपसे वार्ता करी थी। उस सेक्शन के बारे में बताया था 42, 43, 50, 52, 52A, 55, 57 और 67 के बारे में। आप लोगों ने उस संबंध में ना तो कोई प्रश्न पूछे, ना ही ये पूछा कि किस तरह कंडक्ट किया जाए। तो मेरे साथियों, या तो मेरे बताने में कोई कमी है जिसकी वजह से, या आप जानबूझ के प्रश्न नहीं पूछना चाह रहे हैं। मेरे साथियों, एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे को कैसे कंडक्ट किया जाएगा इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देके कि आप किन किन बातों पे मुकदमों में अपनी जिरह में लाएं। जिन जिरह में अगर आप ये बातें ले आएंगे तो आप बहुत कामयाबी हासिल करेंगे। अब मैं एक फ़र्द आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, इमेजनरी फ़र्द है कि 23/4/20 को सुबह 8 बजे पुलिस के एसआई व 2 दरोगा गश्त पर थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि 2 लोग बीसलपुर रोड पर जा रहे हैं। उन्होंने रोका और उन्हें ये भी सूचना मिली कि इन लोगों के पास नाजायज अफीम है। इस मुखबिर की सूचना पर दरोगा व सिपाहियों ने उन्हें रोका। रोकने के बाद उन लोगों से भागने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि हमारे पास अफीम थी। दरोगा ने उनसे कहा कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के सामने चल के करा सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें आप पर विश्वास है। और इस विश्वास होने के बाद उन्होंने उनकी जामा तलाशी ली। जामा तलाशी में एक व्यक्ति ए के पास से 150 ग्राम अफीम निकली और बी के पास से 130 ग्राम अफीम निकली। दोनों को पुलिस ने मौके पे लिखा, मौके पे फ़र्द तैयार की, फ़र्द पढ़ सुनकर दस्तखत कराया, माल को सील मोहर किया, थाने पर आकर मुकदमा कायम करवाया और इस आधार पर एफआईआर दर्ज हुई। ये जो एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना की। विवेचना करने के बाद नक्शा नजरी वगैरह बनाया, गवाहों के बयान भेजे गए, एफएसएल के वहाँ माल भेजा और माल एफएसएल के यहाँ भेजने पर उसमें आया कि इन जो माल नमूना मोहर के साथ जो माल आया था वो माल में अफीम पाई गई। आपके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हुआ। वो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल हुआ, आपके खिलाफ आरोप लगा। अब आरोप में जब आप न्यायालय आते हैं और आपके खिलाफ साक्ष्य में वही दरोगा साक्ष्य के लिए आता है, तो अब आप उससे कैसे जिरह करेंगे। मैं इन जिरह आपको मुख्य बिंदुओं पर बताना चाहता हूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिले। सबसे पहला फ़ायदा, आप उस फ़र्द को पूरी चार्जशीट के जिन जिन साक्ष्यों के बयान हैं उन्हें पढ़िए और उन्हें ब्रीफ बनाइए। इस फ़र्द में जो मैं आपको बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जनता का कोई गवाह नहीं है। फ़र्द में ये लिखा है कि जनता के गवाह का लेने का प्रयास किया, गवाहों ने गवाही देने को मना किया। तो मैं ये सारी चीज़ें जो आपके हैं, अब आप सबसे पहले कहाँ से शुरू होंगे, इसे 4-5 पार्टों में डिवाइड कर दीजिए।
ये पहला डिवाइड करिए, जैसे जनता के गवाह लेने का कोशिश करी, जनता के गवाहों ने गवाही देने को मना करा, फर्द लिखा। आप यहाँ से स्टार्ट करिए कि दरोगा जी, आपको क्या पता है कि विधिक रूप से अगर कोई व्यक्ति गवाही देने को मना करता है और तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? वो कहेंगे हाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है। आपको आईपीसी की वो धारा पता है जिसमें ये कार्रवाई हो सकती है? वो कहेंगे हाँ पता है। आपने जिन व्यक्तियों ने नाम बताने से इनकार किया उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की? वो कहेंगे नहीं की। आपने जानबूझकर लोक सेवक होते हुए लोक सेवक के दायित्व कर्तव्य के विपरीत ये फर्जी कार्रवाई की थी, इसीलिए उन कोई भी साक्षी मौके पे नहीं था, आप ये झूठ बोल रहे हैं। तो पहला आपका प्रश्न जो था लोक सेवा वो जनता के गवाह के बारे में था। इसमें आप ज़्यादा और भी पूछ सकते हैं अगर आप उसे कि आपको धारा 100 CRPC मालूम है? वो कहेगा हाँ मालूम है। क्या है धारा 100 CRPC? उसके सेक्शन 4 में क्या है? सब सेक्शन 4 में वो कहेगा जनता के 2 गवाह फराहम करने की कोशिश की। आपने क्या कोशिश की? क्या 2 जनता के गवाह लिए? आने जाने वाले लोगों से पूछा? तो इस संबंध में आप उस साक्षी की साक्ष्य को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक जनता के बिंदु पर जो आपके पास मैंने बताया, तो एक पॉइंट पे आपकी जिरह हो गई। अब दूसरी जिरह, दूसरा पॉइंट आप शुरू करेंगे, एकदम दाएं बाएं सा नहीं चलिएगा, घबराइए। दूसरा सवाल ज्वाइंट रिकवरी मेमो है। आप उनसे कहिएगा दरोगा जी आपकी कितने साल की नौकरी है? वो कहेंगे इतने साल की। क्या संयुक्त फर्द बरामदगी लिखी जा सकती है? क्या संयुक्त फर्द बरामदगी विधिक रूप से ग्राह्य है? क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? अब वो कहता है या नहीं है। आप उससे कहिएगा कि संयुक्त फर्द बरामदगी देखिए विधिक रूप से ग्राह्य नहीं है। आपने ये थाने पे बैठकर संयुक्त फर्द बरामदगी फर्जी रूप से तैयार की है, इसीलिए आपको जानकारी नहीं है। अब मैं इसमें आपको एक लॉ बताता हूँ, नन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2012 इलाहाबाद हाई कोर्ट। वो रूलिंग आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा है, वो 302 दफ़ा 25 से संबंधित है। उसमें यही लिखा है कि ज्वाइंट रिकवरी मेमो इज़ नॉट एडमिसिबल, और ज्वाइंट रिकवरी मेमो पे जो भी कार्रवाई की गई है उस पर मुकदमा छूटेगा। मेरे साथियों, दूसरा प्रश्न मैंने आपके सामने कितना है आसानी से कि ज्वाइंट रिकवरी मेमो विच वाज प्रिपेयर्ड बाय द SI इज टोटली इलीगल, उस पर कोई रिलायंस प्लेस नहीं करेगा। अब आप इस पर दूसरी बात आइए। अब तीसरी बात इसी में कि फर्द अकॉर्डिंग टू धारा 101, 103 और 165 जाफ्ता फौजदारी के तहत बनती है। आप उनसे कहिए कि श्रीमान जी ये फ़र्द आपने लिखी? वो कहेंगे हाँ। फ़र्द कब कंप्लीट होती है? वो कहेंगे जब फ़र्द लिख जाती है, गवाहों के मुलजिम के दस्तखत हो जाते हैं तब कंप्लीट होती है। अब आप उनसे दूसरा सवाल पूछेगा, ये फ़र्द जब कंप्लीट हुई, गवाहों के दस्तखत हो गए, मुलजिम के दस्तखत हो गए, तब फ़र्द कंप्लीट हुई? तो वो कहेगा हाँ या ना। अब आप उससे पूछेगा जब फ़र्द लिख गई तो फ़र्द लिखे जाने से पूर्व माल सील हो गया था या उसके बाद माल सील हुआ था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो वो कहेगा साहब एक ही साथ लिखते गए। बोले ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल है कि जो माल सील किया गया वो माल फ़र्द तैयार होने के बाद किया गया या फ़र्द तैयार होने से पूर्व कर दिया गया? अब इस जवाब में वो उलझ जाएगा, बुरी तरह से उलझ जाएगा। तब आप उससे कहिएगा देखिए फ़र्द तैयार हो गई, मैं मानूं कि ये जो माल सील किया गया, फ़र्द तैयार करने के बाद माल सील किया गया। वो कहेगा हाँ, तो आप उससे पढ़ के सुना दीजिएगा। उसमें लिखा होता है नमूना मोहर बनाया गया, माल को सील मोहर किया गया, गवाहों को सुनवाई गई, उसके बाद फ़र्द पूरी होती। तो कहना इसमें ये जो लिखा है गवाहों को पढ़कर सुनाई गई, उनके हस्ताक्षर कराए गए, तो ये फ़र्द लिखे जाने से पूर्व ही सारी कार्रवाई हो गई। तो आप देखिए किस तरह ये जो फ़र्द का क्रिएशन है ये झूठा साबित होगा। तो जो फ़र्द है मौके पे लिखना बताई जाती है वो मौके पे नहीं लिखी गई। इसी में तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है, हर फ़र्द में फ़र्द जब कंप्लीट हो जाती है उसके नीचे गवाहों के हस्ताक्षर के साथ अभियुक्त के दस्तखत पुलिस नहीं कराती है। अभियुक्त के दस्तखत कब कराती है? जब फ़र्द की नकल मुलजिम को दी गई, ये वर्ड लिखते हैं कि फ़र्द की नकल मुलजिम को दी गई, तब हस्ताक्षर कराते हैं। तो मेरे भाइयों, उनसे ये पूछिएगा जब ये फ़र्द लिख गई, फ़र्द तैयार हो गई, फ़र्द पूर्ण हो गई, इसमें मुलजिम के दस्तखत क्यों नहीं है?
उसका कोई जवाब नहीं होगा। वो कहेंगे साहब मुलजिम के दस्तखत फ़र्द की नकल देने में किए गए हैं। कहना ये बात हम मान रहे हैं, जब फ़र्द पूरी हुई थी तब दस्तखत नहीं हुए, इसका मतलब जब तक मुलजिम के दस्तखत नहीं होंगे फ़र्द पूरी नहीं होती है। तो ये सारी कानूनी, ये सारी फ़र्द की तैयारी जो है आपने थाने पे बैठ के की और ये प्लांटेशन किया है। अब इसी में तीसरी बात, जो फ़र्द की नकल मुलजिम को दी गई उसमें लिखा होता है एक ही सहमति से फ़र्द की नकल बी को दे दी गई। उनसे कहिए दरोगा जी, कोई ऐसा कानून आपकी जानकारी में है, कोई ऐसा है कि आपकी तनख्वाह आपका दरोगा दूसरा ले ले, आपकी जगह आपका एवज में कोई ड्यूटी कर ले? हिंदुस्तान का कोई कानून ऐसा है कि जिसमें एक मुलजिम की जगह दूसरा मुलजिम जेल काट ले? ये आपकी अपनी काबिलियत है। वो कहेगा ऐसा नहीं है, तो कहना सेक्शन 50 सीआरपीसी क्या कहती है? सेक्शन 50 सीआरपीसी कहती है जब किसी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा तो उसे उसके किस अपराध के लिए पकड़ा गया है उसके बारे में उसे अवगत कराया जाएगा, जिसके तहत इसे नकल दी जाती है। तो भाई इसमें एक ही को तो नकल दी गई। अब यही आपकी काबिलियत है कि जो दूसरे को नकल नहीं दी गई, तो इसका मतलब फ़र्द का क्रिएशन यहाँ भी ख़त्म हो गया। तो ये फ़र्द जो बनी है ये सारी फर्जी हो गई। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और सवाल है जो आप आगे उससे पूछ सकते हैं कि जब ये मुलजिमान दोनों पकड़े गए, इन दोनों मुलजिमानों में एक को आपने फ़र्द दे दी और इसके पास से ये चीज़ निकली, तो ये फ़र्द उसने जेब में रख ली, उसने फाड़ के फेंक दी, तो कहेंगे जेब में रख ली। अगर फाड़ के फेंक दी क्यों कहता है, तो आप उससे सवाल कीजिएगा फटी हुई फ़र्द के बारे में आपने कोई फ़र्द बनाई, उसके टुकड़ों को कब्जे में लिया, फिर सजेशन दिएगा देखिए आप सब झूठ बोल रहे हैं। और ये सब मुकदमे में बल देने के लिए हर स्तर पे आप झूठी साक्ष्य गढ़ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि लोक सेवक होते हुए आप जो झूठी साक्ष्य गढ़ रहे हैं या आपने फर्जी दस्तावेज किए हैं। 167 में कहा गया है एविडेंस एक्ट आईपीसी में कि अगर लोक सेवक कोई फर्जी दस्तावेज तैयार करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। आप ये दीजिएगा तो थोड़ा वो घबराएगा। अब इसके अलावा आप ये चलिए देखिएगा, जब तक ये आपके साथ रहा, ये मुलजिम रहा, जब थाने गया तो थाने में आपने दाखिल किया, तो कहेगा हाँ दाखिल किया, तो वहाँ फ़र्द जामा तलाशी में इसकी जेब से फ़र्द बरामद नहीं होती है, तो वो भी क्रिएशन फर्जी हो गया। अब फ़र्द पे ही मैं बात कह रहा हूँ, अभी मैं दाखिले पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। अब फ़र्द में उसमें कहिए देखिए आपको ये पता है सेक्शन 50 क्या होती है? आप NDPS एक्ट को जानते हैं या नहीं जानते हैं? वो कहेगा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कितना आपको एक्सपीरियंस है? वो कहेगा मुझे इतने दिन का एक्सपीरियंस है। आपको मालूम 50 क्या कहलाती है? वो आपके सामने बताया। कहना इसमें जो लिखा है, आपने ये लिखा है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष करा सकते हैं, आपने यही तो लिखा था। वो कहेगा हाँ यही लिखा, यही बात इन्हें बताई थी। क्या आपने ये तो नहीं बताया कि ये आपका विधिक अधिकार है कि आप अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष चल के करा सके? वो कहेगा नहीं लिखा है। ये बात आपने 161 के बयान में भी नहीं बताई। वो कहेगा नहीं बताई। देखिए आपने सारी फर्जी कार्रवाई करी, 50 मैंडेटरी प्राविधानों का पालन नहीं किया और आपने अब भाई लूटने के लिए इन दोनों को झूठा फंसाया। अब इसके आगे आइए, इसके आगे आएगा माल उन्होंने कैसे तोला। तो आप उनसे पूछिएगा कि आपके पास कोई भौतिक तुला थी, कोई मेजरमेंट था, आपने ये बाट 120 ग्राम और 150 ग्राम कहाँ से तोला? इस बारे में वो आपसे कहेगा मैंने पास की दुकान से सिपाही भेज के तुला को मंगाया था। कहना ये क्या फ़र्द में आपने लिखा है कि आपने किसी को बुलाकर तुला को मंगाया था? ये बात आपने लिखी है? वो कहेगा नहीं लिखी। तो ये आप न्यायालय में प्रथम बार कह रहे हैं? वो कहेगा हाँ। अब आप NDPS एक्ट में पहुंच जाइए। फर्स्ट टाइम इन कोर्ट एनी स्टेटमेंट जो नहीं है क्या होगा? नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये जो तुला वाली बात है ये सब फर्जी है। क्या आपने इस बात का उल्लेख किया कि उस कांस्टेबल जिसका नाम लिखा, वो जिसे भेजा, उसका नाम कहीं उल्लेखित किया? वो कहेगा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? ना वजह की क्या वजह है? तो आप लोक सेवक होते हुए आप अपने कर्तव्य के विपरीत नेग्लिजेंस करते हैं। यह आपका आचरण में है, पूर्व में भी आपको इस तरह आचरण मिल चुका है। अब वो इस बात में खिसिया जाएगा और जब खिसिया जाएगा तो आपसे आए बाएं साए वकील साहब आप ये क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, आपको इस तरह की जब बातें कहेगा तो आपको और अच्छा वो मिलेगा। अब आपने ये कहा कि तुला से ले लिया, नमूना मोहर आपने कैसे बनाया, कितने ग्राम नमूना मोहर उसमें लिख देते हैं 20 ग्राम बनाया। 20 ग्राम का बाँट कहाँ से लाया? अब 20 ग्राम का बाँट के बारे में वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। जब जवाब नहीं दे पाएगा तो आपकी ये काबिलियत है, आप अपनी जेब से जिस दिन ये मुकदमे की जिरह हो
कोई ऐसा सिक्का या कोई ऐसा धातु की चीज ले जाए जिसका वजन आपको पता हो। आप बताइए कि ये कै ग्राम का है, आप कैसे कर लेते हैं? क्या आपने मात्र अवधारणा पे, आपने अनुमान के अनुसार ये लिखा है? वो कहेगा हाँ अनुमान के अनुसार लिखा है। तो क्या पुलिस विभाग में अनुमान के ऊपर कार्रवाई होती है? आपने अगर जीडी एंट्री की तो क्या अनुमान के अनुसार करी? आपने समय से जीडी एंट्री नहीं करी, मतलब सब आप अनुमान के आधार पर कार्रवाई करते हैं। इस पे वो और ज़्यादा आपसे उलझ जाएगा, और जब उलझ जाएगा तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो आप और बातों पे जितनी जिरह करना चाहें, ये मैंने मुख्य बातें आपको बताई, इनमें जिरह करिएगा। दूसरा, आपने जो नमूना मोहर बनाया किसकी सील से बनाया? वो सील आज पत्रावली पर नहीं है। वो कहेगा नहीं माल आज पत्रावली पर नहीं है। वो नमूना मोहर जो आपने बनाया था। अब आप दूसरा सवाल आएंगे, जब आप थाने पहुंचे तो आपने जो फर्द माल नमूना मोहर किसे दिया था? वो कहेगा इससे दिया। क्या आपने जो माल था उस पे एसएचओ की सील लगवाई? ये 55 की कंप्लायंस के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। तो वो कहेगा नहीं लगवाई या लगवाई। अगर आपने नहीं लगवाई, क्यों नहीं लगवाई? जो भी जवाब दे, कहना आपको मालूम है कि एसएचओ की सील से माल दाखिल होगा, और माल के साथ आपने क्या वो सील जिससे आपने माल को सील किया था वो सील दी थी? वो कहेगा नहीं दी थी। अब यहीं पे आपकी 55 की जो कंप्लायंस है उसका फ़ायदा मिलेगा। क्यों नहीं दी? देखिए, ना तो आपने जो अपनी सील बताते हैं उससे कोई सील किया, ना माल बरामद हुआ, ना इसलिए कोई सील थी। ये सारी कार्रवाई थाने पे बैठ के फर्जी की गई, इसलिए वो सील जानबूझकर दी एसएचओ के दस्तखत नहीं कराए। यहाँ पे और वो ज़्यादा उबाल लेने लगेगा, और जब उबाल लेने के बाद लेने लग दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं। कहना जब आपने, अब यहाँ पे आइएगा कि किस जीडी के तहत आप कहाँ के लिए चले थे। अब ये जीडी रवानगी और जीडी दाखला भी सिद्ध करना प्रोसिक्यूशन का दायित्व कर्तव्य, इस पे ला है। अगर वो जीडी जिससे आपने रवानगी की थी, आज जीडी आप लाए हैं? वो कहेगा नहीं लाए हैं। वो जीडी से आपने दाखला किया था, वो जीडी दाखला है? किस किस जगह गए थे? इस पे डिटेल से जितनी आप जिरह पूछ सकते हैं वो पूछे। फिर आप कहेंगे देखिए जिस तरह से आप जीडी से रवानगी बता रहे हैं, ऐसी कोई जीडी रवानगी नहीं हुई, या आपने सारी फर्जी कार्रवाई। आपको ये पता है कि एनडीपीएस के पीछे एक ड्राइव गवर्नमेंट का चल रहा है कि जिस तरह के नारकोटिक्स लोगों को पकड़ने, उन्हें गिरफ्तार करने का, वो कहेगा हाँ उसमें कितना कोटा है, वो जो भी बताएगा। तो आप समझ गए कि आपने 50, सेक्शन 100, सेक्शन 50, 55, 57 सबके बारे में डिटेल से जिरह कर ली। ऐसी जिरह के बाद इस मुकदमे में सजा नहीं हो सकती है, किसी भी कीमत पे सजा, इसी गवाह के बयान से सजा नहीं हो सकती है। अब दूसरी बात समझ लीजिए, इसके बाद दूसरे पुलिस के गवाह आएंगे, उन्हें आप दूसरी तरह से, जैसे मैंने अंत में बताया, वो शुरू से पूछे, वो सब जुलूल आए मैं साहब बोलने लगेंगे। फिर इसके बाद आता है आईओ। अब आईओ को 3 चीजें आपने पूछना। आईओ से ये पूछेगा जिस सील से सील किया गया वो सील क्या माल खाने में आपको प्राप्त हुई? आपने उस माल खान सील से क्या माल का मिलान किया? वो तुरंत मना करेगा नहीं करा। आपने किस जीडी के तहत ये माल रखा गया, क्या नमूना मोहर था, किसकी सील लगी थी, वो तुरंत डिनाइल कर देगा। वहीं पे आप कहिए कि जो माल था उस माल पर क्या अभियुक्त के हस्ताक्षर वगैरह थे, सारा डिनाइल ही होता चला जाएगा। अब आप ये पूछेगा कि जब आपने इस माल को एसएफएल को लिए भेजा तो एसएफएल को कौन सिपाही लेके गया, किस जीडी के तहत लेके गया, किस तारीख को ले गया, किस मजिस्ट्रेट के सामने ले गया, किस जीडी के तहत गया, ये जो सिपाही गया था ये थाने से कब चला और लखनऊ एसएफएल के पास कब गया। अब इसमें घूमने लगेगा, उसमें 5-6 दिन का अंतर होता है। तो ये 5-6 दिन तक जब तक माल उस सिपाही के पास रहा तो सीलबंद हालत में रहा, ऐसी कोई एविडेंस आपके पास है? लिंक एविडेंस प्रोसिक्यूशन कोई पेश नहीं करता है। और जब माल वहाँ गया, अब माल वहाँ वाले में सील में ज़्यादातर यूपीपी की सील लगी होती है। अगर आपने उसकी नाम की सील से करवा दिया तो एफएसएल की जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखा होता है जो माल आया यूपीपी का माल आया, आपको उसमें भी पूछना पड़ा आपके नाम की सील गई थी और वहाँ यूपीपी की सील कैसे लग गई, उसका उस पर जवाब नहीं होगा। जब जवाब नहीं होगा तो आपका ये मुकदमा 200% एक्यूटल होगा। हिंदुस्तान में कोई भी अदालत ऐसी नहीं है जो इसमें कन्विक्शन कर सके।
तो मेरे लायक दोस्त, मैंने आपको ये बताया ज्वाइंट रिकवरी, 50 की कंप्लायंस, 100 की कंप्लायंस, 50 सीआरपीसी के कंप्लायंस, लिंक एविडेंस सबकी मिसिंग होना, तुला करना, जनता के गवाह ना होना, किस तरह फर्द का क्रिएशन फर्जी हो जाना, किस तरह जीडी एंट्री नहीं है। तो आप देखिए एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे में इस तरह की अगर जिरह करेंगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी। हिंदुस्तान की कोई अदालत ऐसी नहीं है जो सजा कर सके। सेक्शन 50 के ऊपर आपके पास बहुत नजीरें होंगी। अगर नजीर नहीं है, बलबीर सिंह है, गुरबख्श सिंह है, तमाम नजीरें हैं कि 50 की कंप्लायंस अगर अधूरी भी है तो वो नहीं मानी जाएगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि जस्टिस माथुर की उच्चतम न्यायालय की है, उन्होंने कहा था मैंडेटरी है, अगर आदमी पकड़ा जा रहा है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर कि उसे ब्रॉड करके ले जाए। अगर नहीं ले जाता है तो ये 50 की कंप्लायंस नहीं आ रहा है। दूसरी, ज्वाइंट रिकवरी मेमो इज नॉट परमिसिबल। ज्वाइंट रिकवरी मेमो मात्र एक आधार पर एक्यूटल हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया, नन्ना वर्सेस स्टेट 2012 इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो मेरे लायक दोस्त, मैंने इसमें कितनी चीज़ें बताई और इस टेक्निकलिटी पे कैसे से कैसा खतरनाक मुकदमा आप 2 मिनट में ख़त्म कर देंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप केवल इन्हीं को पढ़िए और इन पढ़ने के बाद आप लिंक एविडेंस 50, 55, 57, 100 सीआरपीसी, तो इनका अगर आप इस सब में समावेश कर देंगे तो आपको हर हालत में मुकदमे में कामयाबी मिलेगी। अब मेरे साथियों, मैं दूसरी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप लोग भी के पास जो फ़र्दे हों, उन फ़र्दों की फ़ोटोकॉपी मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मेरे फेसबुक पे भेज दीजिए और भेज के मैं बता दूंगा इसमें आप किस तरह से जिरह करें। और एक बार आपकी झिझक खुल जाएगी, विद कॉन्फिडेंस आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर आपको ये पहली बार थोड़ी बहुत झिझक लगेगी, उसके बाद आप धीरे धीरे रगड़ रगड़ के बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपको ये लगेगा किसी आपके बड़े भाई, किसी आपके सीनियर ने आपको वो गाइडलाइन दी है जो ज़िंदगी भर आपके काम आएगी। इस गाइडलाइन से अच्छी जो गाइडलाइन और मिले वो आप ग्रहण करिए, इसे यहीं छोड़ दीजिए। जो और लोग अच्छा बता दें, अच्छा तरीका बता दें, उनके बारे में ज़्यादा बेहतर करें। अब सपोज करिए एक दूसरा मुकदमा मैं बता रहा हूँ कि एक पुलिस को थाने पे सूचना मिली, ये सूचना मिली कि इसके भट्टे के इस कमरे के अंदर कुछ लोग डोडा चूरा रखे हुए हैं। ये सूचना 22 तारीख को 10 बजे भी एसओ को इस सूचना पर एसओ महोदय तुरंत गए, भट्टे में रेड करी। रेड करने के बाद वहाँ पे 50 बोरी डोडा चूरा मिला। उसकी उन्होंने फ़र्द बनाई, फ़र्द बना के मुलजिम को पकड़ा, मौके पर सील बॉन्ड किया, उसका नमूना मोहर बनाया और सारी कार्रवाई करने के बाद अब ये कमर्शियल क्वांटिटी में आ गया। देखिए मैंने आपको बताया 20 की क्वांटिटी का 50 बोरी डोडा, ये कमर्शियल क्वांटिटी पे आ गया। मगर अब इसमें सबसे बड़ी टेक्निकलिटी, प्रायर इंफॉर्मेशन कहाँ, वेसल्स, बिल्डिंग, प्लेस सराउंडिंग। तो इसमें बिल्डिंग कहाँ आई? अब आप देखिए इसमें बिल्डिंग जो आई वो भट्टे की कमरा। कितनी बड़ी बात मेरे साथियों। अब 42, इसमें केवल एक 42 पे पूरा मुकदमा छूट जाएगा। 50 कुंटल नहीं, 500 कुंटल हो। तो आप सबसे पहले जब शुरू करेंगे अपनी जो जिरह करते रहें, सारी मैंने बताई, इस तरह जिरह करिए। आप उनसे कहिएगा कि आपने 42 पढ़ा है, अगर प्रायर इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली थी क्या आपने कहीं राइट डाउन किया है? कहीं नहीं करा होगा, वो राइट डाउन करा है दिखा दें, कहीं चढ़ ही नहीं होता है। आपने ये देखिए, आपने सब फर्जी करा, कोई प्रायर सूचना नहीं मिली, ना इस जगह बरामद की हुई। आपने क्या 57 की कंप्लायंस लिए? क्या उच्च अधिकारी? आपका मुकदमा बाइज्जत बरी होगा। ये कमर्शियल क्वांटिटी का है। तो मेरे साथियों, कितना आसान है एनडीपीएस एक्ट में जिरह करना, उनके गवाह को तोड़ना, किस समय कैसे आप गवाहों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब मैंने ये आपको बातें बताई। अब सील के बिंदु पे भी, जो सील कभी नहीं आती है, माल कभी नहीं होता है, मगर आप उसे सजेस्ट करेंगे। मैंने आईपीएससी में आपको बताया था कि एविडेंस एक्ट में कि कोई जो आप चैलेंज नहीं करेंगे वो एडमिसिबल इन एविडेंस है। मेरे भाइयों, यहाँ हर तथ्य को रिकवरी, पकड़, मौके पे होना, ये सारी चीज़ का, ना तो इस स्थान पे पकड़ा गया, ना इसके पास से कोई चीज़ बरामद हुई, ना इस तरह की कोई कार्रवाई हुई, ये सारी कार्रवाई थाने पे बैठ कर हुई, ये सब एसओ सब ने मिल के करा। ये करिएगा
कि इसमें धारा 37 एक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसमें जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन आपके खिलाफ जा रहा है। ये प्रिजम्पशन ये आप बर्डन बताएंगे, आपके ऊपर है कि आप पोजीशन आपके पास कैसा है। तो मेरे लायक दोस्त, जहाँ टेक्निकलिटी पे इस तरह हो जाएगा तो आप पोजीशन बताने के भी हकदार नहीं रहेंगे। तो किस तरह मैंने आपके सामने एनडीपीएस एक्ट को कितने छोटे रूप में, देखिए आप 2-2 दिन जिरे करते हैं, मगर मैंने आपको कितनी छोटी सी बातों में समझाने का प्रयास किया। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको शेयर करने का प्रयास किया। मेरे कुछ छोटे भाई मेरे इस एक्सपीरियंस शेयर करने से मुझसे नाराज़ भी होंगे कि मैं ये टेक्निकलिटी क्यों आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उनके पास से काम टूट जाएगा। वो जो टेक्निकलिटी पे, ये छोटी छोटी टेक्निकलिटी, ये पूरे मुकदमे टेक्निकलिटी पे आधारित है। तो मेरे साथियों, ये लाइव काफ़ी देर चल चुका है, 20-25 मिनट चल चुका है। मैं समझता हूँ ये और ज़्यादा नहीं चल पाएगा जितनी देर चल रहा है। आपको मेरे ये बात समझ में आई? इसके लिए आपको 103, 165 सीआरपीसी, सेक्शन 100 सीआरपीसी, सेक्शन 50 सीआरपीसी, इधर के मैंडेटरी प्रावधान, दूसरा जीडी एंट्री, भेजने ले जाने, इस बारे में आपको विस्तार से सारी चीज़ों में जिरह करनी है। घबराइए मत ही। कभी कोई परेशानी हो, आँख बंद करके मेरे पास आ जाइए। जो गाइडलाइन लेना है भाई ले लें। भविष्य में आप बाहर का स्तंभ हो। मेरे जाने के बाद आप ये तो कह पाएंगे कि बरेली बार में अरविंद नाम के एक अधिवक्ता थे जिनके द्वारा ये बातें बताई गई जो हम लोगों के काम आ रही हैं। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि हम 42 साल काट चुके हैं, आज 64-65 साल के हो गए। हम बाहर में कै साल लेंगे? 4-5 साल। किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। जो है वो सब सीनियर है, जो जूनियर है भाई उनसे भी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, जो ज्ञान है वो बांटना चाहिए। ये मैं हर एक से कहता हूँ भाई, जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान वर्धन होगा। आप लोग जब सवाल पूछेंगे तो मैं भी कुछ दिमाग लगाऊंगा, और दिमाग लगाने के बाद मेरा भी रिवाइज होगा। और ऊपर वाले ने 2 चीज़ें देख लीजिए, किसी के भाग कोई नहीं ले जा सकता है, भाग से ज़्यादा नहीं मिलेगा, माँ मेहनत अवश्य करना है। जो लोग ये कह देते हैं कि साहब भाग से ज़्यादा मिल जाएगा, वो झूठ बोलते हैं। अब इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। 1983 में मैं पीसीजे जो क्वालिफाई करके गया, मेरे साथ बरेली के और भी अधिवक्ता गए थे, AK सिंह साहब वगैरह जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज थे, सब मेरे साथ ही इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू में रिजवी साहब का बोर्ड था, इसे नसीब कहते हैं। उन्होंने पूछा व्हाई डू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब, तो मैंने कहा पुलिस इज सुबॉर्डिनेट। वो उस पर नाराज हो गए। वही बात जो आज तक मेरे अंदर चल रही, सीधी बात। और उन्होंने उल्टे एग्जीक्यूशन ऑर्डर रूल के सवाल पूछे जो मैंने नहीं पढ़े थे, क्यों मैं क्रिमिनल के साइड का वकील था। तो उन्होंने 42 नंबर दिए, 40 से कम नहीं दे सकते थे, और 70 से ऊपर देने के कारण होता था, जिसकी वजह से मेरे 485 नंबर आए। जनरल में सिलेक्शन 501 का गया। मेरे साथ ये राना मेरे साथ ही गए थे, इनके टोटल 455 वगैरह थे, इन्हें 66 नंबर मिले, भट्टाचार्य का बोर्ड था। ऐसी जो नसीब होता है ये चीज़। उसी में एक चीज़ और है भाई, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। उस समय मुझे एक ओवर कॉन्फिडेंस था, ये था कि उर्दू का पर्चा आता था। उस उर्दू का पर्चा 30 नंबर का था, और उस उर्दू का पर्चा जब मेरे द्वारा देखा गया तो उसमें आज तक मुझे याद है, उसमें लिखा था ध्यानचंद हॉकी के महान जादूगर थे, रोम ओलंपिक में उनके द्वारा इतने इतने गोल किए गए, पूरा पैरा था। मैंने देखते ही मुस्कुराया, और मुस्कुरा के मैंने पूरा पैरा लिख दिया। मगर जरा सी जुदा और खुदा में मात्रा ऊपर लगा दो तो एक तरफ जुदा एक तरफ खुदा हो जाता है। उसमें मुझे मात्र 10 नंबर मिले। अगर उसमें 25 या 26 नंबर या 30 नंबर 28 मिले होते जो लोगों को मिले, तो सिलेक्शन हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। वरना हमें आप लोगों के साथ रहना था, आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना था। जो मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आप लोगों को बताना था। इसलिए, और ये कोरोना का जो आया है, ये मैंने जो शुरू किया है, इसका कोई फ़ायदा हमारे साथियों को मिल पाए, आप लोगों को मिल पाए, इसके लिए ये मैंने कार्रवाई की है। कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये पार्टी पॉलिटिक्स है, कुछ ये सोचेंगे ये गलत बातें बता रहे हैं। बहुत से लोग देख रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत अति प्रसन्नता है कि ये व्यू करने वाले 188-90 तक पहुंच रहे हैं। तो मेरी बातों को व्यू कर रहे हैं, करीब 180, 90, 84 तक हो गए, हो सकता है आज 200 से ज़्यादा हो। तो जो लोग देखने वाले भी तो हैं,
तो देखने वाले कमियां देख रहे होंगे तो भाई कमियां देख लें, तो अगर कमियां बताएं तो मेरी कमियां हैं भाई। अगर कमी नहीं होती तो मैं यहाँ बैठा होता, मैं वकील थोड़ी होता। एक बार कमियां हैं, उन्हीं कमियों को एक बार बता मैं साझा कर रहा हूँ आप लोगों से, इसलिए कि आप में वो कमियां ना रहें। तो मेरे साथियों, आज की बात इतनी कि ये बहुत देर लाइव चल गया, इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी, कैसे चल गया ये मुझे नहीं पता, मगर मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कल आप हर हालत में अपने केसेस जो प्रिपेयर किए हैं उनके बारे में मुझसे सवाल पूछ लें। सवाल पूछ के मैं आपको जवाब दूंगा, जिससे आप न्यायालय में जाके विद कॉन्फिडेंस न्यायालय में चढ़ बैठें, गवाह के ऊपर चढ़ बैठें और गवाह को इस तरह डिस्ट्रॉय कर दें, ऐसा समझ लें कि वो गवाह को कुछ आता नहीं है। मैंने फिर आपको बताया गवाह 3 श्रेणी में, टोटली रिलायबल, पार्शियली रिलायबल एंड टोटली अनरिलायबल। आप गवाह को टोटली अनरिलायबल कर दें, जब टोटली अनरिलायबल हो जाएगा नो कोर्ट कन्विक्ट। तो मेरे साथियों, मुझे लगा कि आज आप लोगों को अच्छा लगा, आज आप लोगों की संख्या भी ज़्यादा है, तो मुझे ये बात अच्छी लग रही है कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जो आदमी इंटरेस्ट लेगा, जो लर्नर रहेगा, वो ज़िंदगी में कामयाबी की बहुत ऊंची मंजिल पे पहुंचेगा। तो मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा रहेगा। कोई परेशानी हो, आपकी जो फर्दें हो आप पूछ लें इसमें NI एक्ट के बारे में, कि अभी छुट्टियां हैं, इसका सदुपयोग कर लें। सोना गाना तो रोज़ चला रहता है भाई, अगर सदुपयोग कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अच्छी बात है, हर चीज़, हर व्यक्ति दूसरे से सीखता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बहुत कुछ आपसे सीख रहा हूँ। हर आदमी लर्निंग की प्रोसेस में रहता है। एक आदमी चिड़िया से भी सीखता है कि उस चिड़िया, मैंने जब मैं BSc में पढ़ता था तो आज आपको शेयर कर रहा हूँ, मैंने चींटियों से सीखा। चींटियों से ये सीखा कि एक चींटी चढ़ती थी, गिर पड़ती, तो मैंने 3 घंटे तक बैठ के देखा। तो उससे ये नतीजा आया, मेहनत करो, आप अपना जो आपका टारगेट है उसे अचीव करोगे। ये चींटी से सीखा। 3 घंटे बाद वो चिड़ी एक जरा सा दाना लेके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकी। तो यही मेरे साथियों, आप लोग भी यही करिए। और मैं समझता हूं कि आप लोगों को मेरी राय अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। जो सवाल आपको पूछने हैं पूछ लीजिए। कल मैं फिर आपके सामने 2 बजे मिलता हूँ। इस समय 2:45 बज रहा हूँ। ये लाइव काफ़ी चला गया। नमस्कार।